जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। आज हम लोग एनटीईजीसी नेट का इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 17 दैट इज विक्टोरियन एज का फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। ओके, इससे रिलेटेड बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, सो दैट ईच एंड एवरी एस्पिरेंट्स विल गेट माई वीडियोज़। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास विद माई फर्स्ट एमसीक्यू। क्वीन विक्टोरिया रूल्ड इन विच ईयर्स? And the options are from 1800 to 1860, from 1898 to 1832, from 1837 to 1901, and from 1852 to 1910. The right answer is from 1837 to 1901. तो विक्टोरिया जी ने कब से कब तक रूल किया था, शासन किया था, उनका शासन काल है 1837 से 1901 तक, ठीक है, इसीलिए इसे विक्टोरियन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई विक्टोरियन पीरियड इज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेरस पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड? एंड द ऑप्शंस आर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, lots of reforms take place. The third option is because of industrial development and technological changes. None of the above. And the right answer is because of. तो विक्टोरियन पीरियड जो है इतना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड क्यों है हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड का, ठीक है, बहुत ही फेमस पीरियड है ये, तो क्यों है? बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो उस वक्त, उस दौरान, उस पीरियड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, टेक्निकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए थे। दैट इज़ वाई दिस पीरियड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोस्पेरस पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन पर्पज ऑफ रिफॉर्म बिल्स दिस इज 1867 एंड 1884 वाज। पर्पज ऑफ रिफॉर्म बिल्स जो हमारा दो बार सबमिट हुआ था 1867 में और 1884 में। इसका मेन पर्पज क्या था, इसका मेन थीम क्या था, एम क्या था? ऑप्शंस आर टू बेटर द कंडीशन ऑफ वुमेन, टू इंक्रीज द वोट बैंक, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिक्स, bring moral prudence. Right answer is democratization of British politics. जो पॉलिटिक्स जितने भी वहाँ पे थे वहाँ पे डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, इस वजह से ये दोनों रिफॉर्म बिल्स पास हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which genre of writing became the most chosen form by writers of Victorian era? Options are poetry, novels, science fiction, short stories. Right answer is novels. हमारे विक्टोरियन एरा में मैक्सिमम कौन सी मतलब राइटिंग लिखी गई थी, ठीक है, तो नॉवेल्स ज़्यादा के ज़्यादा लिखे गए थे इस समय में, ठीक है, इस पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द नॉवेल्स ऑफ अर्ली विक्टोरियन एरा? ऑप्शंस आर एक्शन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, स्पेसिफिक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स प्रिवेलेंट इन विक्टोरियन सोसाइटी, सुपरनैचुरल एलिमेंट, रस्टिक लाइफ। राइट आंसर इज स्पेसिफिक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स प्रिवेलेंट इन विक्टोरियन सोसाइटी। तो हमारा मेन थीम क्या था नॉवेल का, विक्टोरियन एरा का, ठीक है, तो मेन थीम क्या था नॉवेल का कि स्पेसिफिक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स, जो भी विक्टोरियन सोसाइटी में प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ रहा था ना, उसी को उन्होंने अच्छे से मेंशन किया था नॉवेल्स में, ठीक है, वही थीम था कि स्पेसिफिक कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स प्रिवेलेंट इन विक्टोरियन सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है उन्हीं को थीम बनाते हुए नॉवेल्स लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What was the main concern of second generation Victorian novel writers? Options are rural England's condition which was being destroyed by industry and commerce. Second option is to entertain public. Third option is speech moral values. The last option is none of the above. Right answer is rural England's condition which was being destroyed by industry and commerce. तो हमारा मेन कंसर्न क्या था? सेकेंड जनरेशन जो था विक्टोरियन नॉवल राइटर्स का, उसका मेन कंसर्न, मेन ध्यान कहाँ था? तो वो था रूरल इंग्लैंड कंडीशन। रूरल यानी गांव की तरफ में इंग्लैंड में जितनी कंडीशन वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, विच वॉज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्रीज जितना मतलब डेवलपमेंट हो रहा था, इस वजह से गांव के बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहे थे गांव में, ठीक है, कॉमर्स वगैरह सब में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा था जो कि रूरल ऑफ इंग्लैंड को फेस करना पड़ रहा था। उसी कंडीशन को दर्शाया गया था सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवल राइटर्स में, ठीक है, अपने नॉवेल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was Darwin's Origin of Species published? Options are 1859, 1869, 1879, 1889. Right answer is 1859. डार्विन जी का ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का पब्लिश हुआ था, तो वो था 1859 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which novel of Charles Dickens the protagonist remembers how he had been a child Tom Jones, a harmless creature in his boyhood? Options are Great Expectation, Hard Times, Pickwick Papers, David Copperfield. Right answer is Hard Times. कौन से नावल में चार्ल्स डिकेंस जी ने जो लीडर है ना वो रिमेंबर किया जाता है? ओके, हाउ हेड बीन ए चाइल्ड, वो लीडर को किस तरह से याद रखा जाता है कि वो एक चाइल्ड था, टॉम जॉन्स, ए हार्मलेस क्रिएचर, जो कि बहुत अच्छा क्रिएचर था, इन हिज बॉयहुड, अपने बचपन में, ठीक है, तो वो है कौन सा नावल है? हार्ड टाइम्स। इसमें ये सब डिकेंस ने ये सब दर्शाया है, ठीक है।
डिकेंस जी का जो नॉवल है हार्ड टाइम्स, इसमें उन्होंने ये सारी बातें दर्शाई हैं। ठीक है, टॉम जॉन्स के बारे में, उनके बचपन के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटिल नेल इज ए कैरेक्टर इन डिकेंस नॉवल हार्ड टाइम्स, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। राइट आंसर इज ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। लिटिल नेल जो एक कैरेक्टर है कौन से नॉवल में, डिकेंस जी कौन से नॉवल में एक कैरेक्टर की तरह दर्शाया गया है, तो वो है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिकेंस पिकविक पेपर्स वर पब्लिश्ड इन, डिकेंस जी का पिकविक पेपर्स पब्लिश हुआ था कौन से ईयर में, 1821, 1837, 1834, 1836। राइट आंसर इज 1837। 1837 में पिकविक पेपर पब्लिश हुआ था, जो कि लिखा गया था डिकेंस जी के द्वारा। इसमें देखिए आपको दो क्वेश्चन आ जाता है। डिकेंस जी ने पिकविक पेपर्स किसने लिखा था, तो डिकेंस जी ने लिखा था। पिकविक पेपर्स कब लिखा गया था, तो 1837 में लिखा गया था। दो क्वेश्चन साथ में आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि एक क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चन आपको लर्न करने को मिल रहा है। तो हर एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिए, आप बारीकी से देखिए, ताकि आपको हर एक पॉइंट्स आपको याद रहे। ठीक है, और जब भी यूजीसी नेट में पूछा जाए आप इजीली आंसर कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस डिकेंस हीरोज receives a large fortune from a mysterious benefactor? Options are Eugene Rayburn, Arthur Cunningham, Philip Pirrip, that is Pip, Nicholas Nickleby. Right answer is Philip Pirrip. Philip Pirrip को पिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विच ऑफ दिस डिकेंस हीरोज रिसीव्स ए लार्ज फॉर्च्यून फ्रॉम ए मिस्टीरियस बेनिफैक्टर। डिकेंस जी का जो हीरो है उसे बहुत ज़्यादा, तो डिकेंस जी का कौन सा हीरो था जिससे बहुत ज़्यादा नाम मिल गया था। ठीक है, लार्ज फॉर्च्यून, ही रिसीव्स ए लार्ज फॉर्च्यून, तो कौन था, फिलिप पिरिप, जिसको हम पिरिप बोल के भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस डिकेंस हीरोइंस वाज बोर्न एंड रेज्ड इन डेप्टर्स प्रिजन? ऑप्शंस आर बेला विलफुल, एमी डोरिट, एस्थर समरसन, लास्ट ऑप्शन इज एस्थेला हैविशम। राइट आंसर इज एमी डोरिट। डिकेंस जी कौन सी हीरोइन थी जो कि जन्म ली थी एंड रेज्ड इन डेप्टर्स प्रिजन, और कहाँ पर, डेप्टर्स प्रिजन में बड़ी हुई थी। ठीक है, तो वो है एमी डोरिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन चैप्टर 9 और इन द नॉवल डेविड कॉपरफील्ड द ऑथर राइट्स आई हैव ए मेमोरेबल बर्थडे, व्हाट मेक्स इट सो मेमोरेबल? ठीक है, तो नॉवल जो है इनका डेविड कॉपरफील्ड। ओके, चैप्टर 9 में डेविड कॉपरफील्ड में ऑथर ने लिखा है कि आई हैव ए मेमोरेबल बर्थडे, मुझे एक यादगार बर्थडे मेरा है। ठीक है, आई हैव फेस्ड, तो इसका मतलब व्हाट मेक्स इट सो मेमोरेबल, ऐसा क्या हुआ था उसमें जो इतना यादगार बन गया वो। ओके, बर्थडे टू, तो ऑप्शंस आर ही इज लॉक्ड अप इन सलेम हाउस, सेकंड ऑप्शन इज ही मीट एग्नेस फॉर द फर्स्ट टाइम, थर्ड ऑप्शन इज ही राइट्स हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, लास्ट ऑप्शन इज हिज मदर एंड हिज लिटिल ब्रदर आर बरीड। राइट आंसर इज हिज मदर एंड लिटिल ब्रदर आर बरीड। तो उनका जो चैप्टर 9 में डेविड कॉपरफील्ड वाला जो नॉवल है उसमें ऑथर ने जो कहा था कि आई हैव ए मेमोरेबल बर्थडे, वो इतना मेमोरेबल क्यों हो गया था, बिकॉज उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई दोनों बड़ी किया गया था, दफनाया गया था उसी दिन बर्थडे के दिन। ठीक है, इसीलिए वो बर्थडे को कभी भूल नहीं सकेंगे, मतलब कभी भूल नहीं पाए वो उस बर्थडे को, क्योंकि वो बर्थडे उनका सबसे गंदा दिन गया, बिकॉज उनकी मम्मी को दफनाया गया, उनके छोटे भाई को दफनाया गया, तो इट्स नॉट ए गुड पॉइंट नो, इसीलिए वो कभी भूल ही नहीं सके इस दिन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a reason Hattie goes to Windsor in the novel Adam Bede? The options are to find Captain Donnithorne, because she is pregnant, to invite Dina to her wedding, none of the above. Right answer is to invite Dina to her wedding. तो कौन सा एक रीज़न नहीं है हैटी जो है विंसर के पास गई थी इन द नॉवल एडम बीड। एडम बीड में हैनी जो विंसर के पास गई थी, इसमें से कौन सा एक रीज़न नहीं है। ठीक है, तो वो है टू इन्वाइट डीना टू हर वेडिंग, उससे वो अपने वेडिंग में बुलाना चाहती थी, ये एक रीज़न नहीं है। ठीक है, बाकी सारे के सारे रीज़न है कि वो उसके पास गई थी। टू फाइंड कैप्टन डॉनिथॉर्न को ढूंढते हुए गई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्लोट, एमिली एंड एन ब्रॉन्ट वर 3 sisters, each of whom published a novel in 1847. Which novel is not written by any of the sisters? So चार्लोट, एमिली, एनी ब्रॉन्ट तीनों ने मिलकर नॉवेल्स लिखी थी जो 1847 में पब्लिश हुई थी। इसमें से कौन सी वो नॉवल नहीं है, तो उन्होंने तीनों बहनें मिलकर नहीं लिखी। ठीक है, जेन आयर, एग्नेस ग्रे, विलेट, वुदरिंग हाइट्स। राइट आंसर इज विलेट। तो उनका जो तीनों बहन है इसमें से कोई बहनों ने मिलकर ये विलेट नहीं लिखा था। ठीक है,
लेकिन बाकी सब में इनकी तीनों बहनों की मतलब इन्वॉल्वमेंट है, बट विलेट में तीनों बहनों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द नॉवल मिडिलमार्च, जॉर्ज इलियट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट मैरिज वर्क बेस्ट व्हेन बेस्ड ऑन लस्ट, मनी, compatibility, social capital. राइट आंसर इज compatibility. नावल जो है मिडिल मार्च, इसमें जॉर्ज इलियट जी ने अच्छे से दर्शाया है कि मैरिज जो है, शादी, ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत अच्छे से सक्सेस होता है, प्रोग्रेस होता है अगर शादी किस बेसिस पे होता है, एंड दैट इज कंपेटिबिलिटी। अगर उसमें कंपेटिबिलिटी रहता है तो शादी बहुत अच्छी सक्सेस होती है। ठीक है, कंपेटिबिलिटी मीन्स व्हाट? A state in which two things are able to exist or occur together without problems or conflict, यानी दोनों के पीछे जब झगड़ा नहीं होता है, ठीक है, दोनों लोग आपस में अच्छे से एग्री करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह मतलब नहीं फेस करना पड़ता है, दोनों मतलब आपस में सुलझा लेते हैं, देन ओनली शादी जो है अच्छा वर्क मतलब करती है। ठीक है, शादी सक्सेस होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What standard convention in women's novels did Eliot refuse to bow to in the novel Middlemarch? Options are a happy ending, marriage plot, a large cast of characters, tragic ending. Right answer is a marriage plot. So इलियट जी ने मिडिल मार्च नॉवल में क्या रिफ्यूज़ कर दिया, क्या मना कर दिया था? तो वो था मैरिज प्लॉट, उन्होंने टोटली मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इन जॉर्ज इलियट्स मिडिल मार्च हू मैरिज मिस्टर Casaubon? And the options are Dorothea Brooke, Annie Vignet, Celia Brooke, Mary Gard. Right answer is डोरोथिया ब्रूक। मिडिल मार्च जो इलियट जी ने लिखा है, इसमें फीमेल लीडर कौन थी जिसने कौसाबिन से शादी की थी? तो वो है डोरोथिया ब्रूक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिजाबेथ गैस्कल्स नॉवल मैरी बर्टन इज सब टाइटल्ड द टू नेशंस, ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ, ए स्टोरी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ, द फैक्ट्री गर्ल। राइट आंसर इज ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। एलिजाबेथ गैस्कल जी का जो नॉवल है मैरी बर्टन, इसका सब टाइटल क्या दिया गया था? ए टेल ऑफ मैनचेस्टर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलिजाबेथ गैस्कल रोट ए बायोग्राफी ऑफ विच फेमस ऑथर? एलिजाबेथ गैस्कल जी ने एक बायोग्राफी लिखा था, कौन से ऑथर को लेकर, किसकी लाइफ के बारे में उन्होंने लिखा था? तो थॉमस हार्डी, चार्ल्स डिकेंस, चार्लोट ब्रॉन्ट, जेन ऑस्टिन। राइट आंसर इज चार्लोट ब्रॉन्ट जी को लेकर गैस्कल जी ने एक बायोग्राफी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। William Makepeace Thackeray wrote a novel which is a satire of the English society during the 19th century. The title of the novel was borrowed from the allegorical story The Pilgrim's Progress. Name the novel. Options are Luck of Barry Lyndon, Vanity Fair, Virginians, Catherine. Right answer is Vanity Fair. विलियम मैकपीस थैकरे जी ने एक नॉवल लिखा था जो कि एक सैटायर था इंग्लिश सोसाइटी को लेकर, जो कि 19th सेंचुरी का था। ठीक है, तो टाइटल जो नॉवल का था ये किसी एक स्टोरी से लिया गया था, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में से। तो कौन सा नॉवल है? वैनिटी फेयर। ओके, इसका जो टाइटल दिया गया था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को देखते हुए इसमें से लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेजर विक्टोरियन ऑथर पेंट द मिल ऑन द फ्लॉस? ऑप्शन है एंथोनी ट्रॉलोप, चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, मिसेस ऑलिफेंट। राइट आंसर इज जॉर्ज इलियट। कौन से ऑथर को, जो विक्टोरियन ऑथर थे, किसको मतलब पेन किया गया था, किसको नाम दिया गया था? द मिल ऑन द फ्लॉस। ओके, इलियट जी को कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म इज यूज फॉर पब्लिशिंग ए वर्क इन पार्ट्स? ऑप्शंस आर पीस वर्क, सीरियलाइजेशन, सेगमेंटिंग, चैप्टर्स। राइट आंसर इज सीरियलाइजेशन। कौन से मतलब टर्म को क्या कहते हैं जो कि पब्लिश होता है एक वर्क इन पार्ट्स? जो वर्क है उसे पार्ट वाइज अगर पब्लिश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीरियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज What was the original title of North and South? North and South का original title क्या है? Options are East and West, North South, North and South, Milton, Northern, Margaret Hell. Right answer is Margaret Hell. हमारा North and South का original title क्या है? तो Margaret Hell है। ठीक है, our next question and today's last question is after the death of her mother when she was just 1 year old. Okay, Elizabeth Gaskell was brought up by an aunt who lived in the town of Knutsford, Cheshire. What is the name of her novel that is set in a fictional version of that town? तो इसमें अपनी मदर की डेथ के बाद, ठीक है, माता जी की मृत्यु होने के बाद वो सिर्फ 1 साल की थी, तो उन्हें एलिजाबेथ गस्कल जी जो हैं वो अपनी आंटी जी के द्वारा बड़ी की गई थी। ठीक है, उन्हें ध्यान दिया गया था। ओके, सो कहाँ रहती थी? नट्सफोर्ड चेशायर में रहते थे। ठीक है वो लोग।
तो उस नावल का नाम क्या है जहाँ उन्होंने सेट किया फिक्शन वर्जन ऑफ द टाउन, उस टाउन के बारे में उन्होंने दर्शाया है, तो कौन सा नावल है। ठीक है, ऑप्शन है क्रैनफोर्ड, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, पेंडनिस, मिडिल मार्च। राइट आंसर इज क्रैनफोर्ड। क्रैनफोर्ड उन्होंने अपने इस टाउन के बारे में दर्शाया है। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एंड दिस क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। पहले ही पोस्टपोन हो गया एग्जाम, अभी तक डेट क्लियर नहीं हुआ है, अनाउंस नहीं हुआ है, स्टिल आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।